हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हेलोफॉर्म रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए हमने एल्काइल हैलाइड के पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की ओर, हेलो एरिन्स। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे अभी से ही हम अगर हेलो एरिन्स को, तो आगे हमें क्वेश्चन करने में काफी इजी होगा, काफी हेल्पफुल होगा बच्चों ये। तो अब हम समझते हैं हेलो एरिन्स के बारे में। अब देखो हेलो एरिन्स बच्चों आपका एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। हेलो एरिन्स आपका होता है एरोमेटिक हेलाइड। मतलब हेलो एरिन्स में मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, एरोमेटिक हेलाइड के बारे में बात करूंगा। मतलब वो हेलोजन कंपाउंड जो आपका सिंपली किससे जुड़ा हो, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हो। तो आपके सिलेबस में बच्चों यहाँ पर बेंजीन के साथ है, किसके साथ है, बेंजीन। तो आपके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में यहाँ पर नाम लिखता था कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड का, तो उसका हम थोड़ा सा यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी अच्छे से समझेंगे। अब देखो, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर बच्चों ये है ब्रोमीन, अगर मेरे पास यहाँ पर थर्ड मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया ये, ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आपका नाम देखो, अब एक एक करके हम नाम को समझते हैं। तो इसका जो हम नेमिंग करेंगे, आईयूपीएसी नोमे, इसका जो नेमिंग करेंगे वो क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट, इसका नाम क्या होगा बच्चों, आयोडोबेंजीन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पर, फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ तक तो हमारा बेंजीन से जुड़े हुए स्ट्रक्चर ही हमको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। अगर अभी से ही हम इसके लॉजिक को समझेंगे तो आगे जाके हमको जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपको काफी इजी पड़ेंगे। सो आई होप कि आप मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अभी से ही अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का हम यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड देखते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं। अब प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला हम समझते हैं यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहला हमारा कौन सा बच्चों, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। काफी अच्छा है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, अब हम एक एक करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म का भी आपका पार्ट लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब वैसे में अगर मैं सिंपली अगर यहाँ पर इस तरीके से मैं अगर हेलोजिनेशन कराना चाहूँ, HCl के साथ में अगर इसका रिएक्शन करा के मैं इसका हेलोजिनेशन कराना चाहूँ, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने HCl कर दिया, नाउ दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। ये रिएक्शन आपका पॉसिबल होगा, यहाँ पर CH3 CH2 Cl होगा। देखो यहाँ पर ये आपका पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर मैंने इस तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट की और मूव होऊंगा तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, डी एरोमेटाइज। यहाँ पर ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, और ये क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बात को ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो मतलब आपका कंपाउंड क्या हो रहा है बच्चों, डी एरोमेटाइज। अब डी एरोमेटाइज मतलब ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है, ये आपका अनस्टेबल है। स्टेबल से अनस्टेबल की ओर रिएक्शन आपका पहली बात तो मूव हो ही नहीं सकता। तो ये आपका डी एरोमेटाइजेशन यहाँ पर होने की वजह से यहाँ पर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमारे पास एक नई मैकेनिज्म आई, उसका नाम क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब ये होती क्या है बच्चों, इसके बारे में हम समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर इस मैकेनिज्म का यूज किया गया। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा सा अब हम है ना यहाँ पर मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, और मैं इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा, EAR मैकेनिज्म। क्या लिखूंगा बच्चों, EAR मैकेनिज्म। यहाँ पर इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से समझेंगे, EAR मैकेनिज्म। ठीक है, तो EAR मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक एक करके मैं आपको मैकेनिज्म के बारे में बताता हूँ। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, EAR मैकेनिज्म में, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, काफी इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका स्टेप फर्स्ट लिख रहा हूँ। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, आपको यहीं से एनालिसिस करते हुए चलना है। देखो ये मैंने बनाया, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, बेंजीन। अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराई, देखो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराई, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा E, और यहाँ पर ऐसा कुछ कंपाउंड आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये आपका स्लो स्टेप होता है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या होता है बच्चों, स्टेबल, क्योंकि ये आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये क्या होगा बच्चों, आपका अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम बोलेंगे एरिनियम आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, एरिनियम आयन, या फिर कहीं कहीं इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या 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 बोलते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं आपको क्या मिल सकता है बच्चों, ये विलेंट इंटरमीडिएट के नाम से भी ये आपको मिल सकता है। ये आपको किस नाम से मिल सकता है, विलेंट इंटरमीडिएट के नाम से भी मिल सकता है। यहाँ पर तीनों आपके हो सकते हैं इसके नाम। ठीक है, अब ये आपका क्या होता है, एक्चुअली मैं इसको यहाँ पर आपका बनाता हूँ, थोड़ा सा समझेंगे। ये मैंने बेंजीन बनाया, अब ये आपका किस तरीके से होगा, इस तरीके से आपका रेजोनेंस कर रहा होगा, और यहाँ पर E, यहाँ पर पार्शियल प्लस। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरेनियम आयन। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है, तो स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है, तो ये फिनोमिना आपका क्या होगा बच्चों, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, ये फिनोमिना आपका क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, और इसके लिए हमको यहाँ पर कोई कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। हमको किसका यूज करना पड़ेगा बच्चों, कैटलिस्ट का। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई कैटलिस्ट का यूज करेंगे तभी ये आपका इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये स्टेप अगर आपका स्लो स्टेप होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इसी स्टेप से हम इसके रेट को बता सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, स्टेप फर्स्ट में हुआ क्या, बेंजीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट किया, इलेक्ट्रोफाइल को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, कम है। अब इसके पास अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो बेंजीन ने इसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, तो ये आपका डीएरोमेटाइज होके अनस्टेबल कंपाउंड की ओर मूव किया, और अब जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट बना, उसको हम क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन, या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर विलेंट इंटरमीडिएट। ठीक है, बात को समझ में आया। तो इसी स्टेप से हम क्या करेंगे बच्चों, रेट को डिटरमाइन करेंगे, और ये स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, स्लो स्टेप होगा। तो आपको थोड़ा समझना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, कि आपका जो यहाँ पर एरेनियम आयन बना होगा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर E और H भी होगा बच्चों, H भी होगा यहाँ पर आपका H भी होगा। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, अब यहाँ से मैंने अगर H को रिमूव कर दिया, तो यहाँ से H प्लस को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, जो कि इसके साथ क्या बना देगा, बेंजीन। अब देखो हमने क्या किया, नाम को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल को हमने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
और हमने किसमें किया बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन में किया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिया। ये वाला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, फास्ट स्टेप, ठीक है। अब ये आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, मतलब आपका प्रोडक्ट भी क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब अगर मैं बात करना चाहूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है मैकेनिज्म में, तो आप देख सकते हो। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेट ऑफ EAR रिएक्शन। EAR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। EAR को ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ठीक है। तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन बच्चों जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, एआर रिएक्शन होगा। अब मतलब हमारे अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे बेंजीन रिंग से जुड़े हो जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो मतलब कैसे, अब देखो बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन इंक्रीज करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ EAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन को कम देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, काफी काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसी के बेसिस एक क्वेश्चन। देखो, arrange in the increasing order of EAR रिएक्टिविटी, मतलब आपके EAR रिएक्टिविटी के मतलब आपको वो EAR रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो मैं आपको बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूल बना देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बना दिया ये बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया NO2, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। नाउ मैं ले लेता हूँ आप बच्चों सेकंड मैंने ले लिया आपका ये, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं लिख दिया CH3, ठीक है। थर्ड में ले लेता हूँ यहाँ पर मैं ले लिया OH। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड और ये मेरा थर्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर जो OH का होगा, एक एक करके हम तीनों स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो आपका NO2 होगा, NO2 यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है बच्चों, -M, मतलब -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इसका मतलब बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अगर बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा तो ये आपका स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं पाएगा, और इसका मतलब रिएक्शन को प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपका +H है, मतलब हाइपर कंजुगेबल। अब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अब बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर सकता है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है +M। अब देखो ध्यान से, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये यहाँ से भी आपका क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट यहाँ से भी, यहाँ से ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा बच्चों, इंक्रीज कर देगा। अब बेंजीन पे अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। तो अब हम समझते हैं कि सबसे फास्ट किस में देगा। देखो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो डोनेशन भी ज्यादा होगा। अब समझते हैं यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो डोनेशन भी ज्यादा होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन ज्यादा होगा तो EAR की रिएक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा रेट का वो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये फर्स्ट का सबसे कम, उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड में क्या है बच्चों, सेकंड और थर्ड में बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये आपका क्या है बच्चों, हाइपर कंजुगेबल। ये आपका हाइपर कंजुगेशन के थ्रू
आपका कम करेगा, लेकिन ये आपका प्लस एम के थ्रू ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस एच। उसके बाद प्लस आई, इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस आई, उसके बाद माइनस एच और माइनस एम। इस तरीके से भी हम इसके ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिसके ऊपर इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप जितना ज्यादा होगा या फिर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो उतना अच्छे से आपका क्या देगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बस मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको इस तरीके से रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जो मैं बताया था आपको, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो उसमें हमको करना क्या है। अब देखो, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो देखते हैं यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में पहला पॉइंट बच्चों, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में पहला पॉइंट, ठीक है, रिएक्शन विद Br2 and Cl2 in presence of Fe, मतलब Fe के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन करवाना है Br2 और Cl2 के साथ। देखो क्या करेंगे, बेंजीन का कराना है आपको हेलोजिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखो यहाँ पर Fe आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ बच्चों, Br2 के साथ, और यहाँ पर क्या बना लेगा FeBr3। ठीक है, FeBr3। नाउ जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर जो आपका Br है, ठीक है, ब्रोमीन है, Br2 है, Br2 अब आपका FeBr3 के साथ अटैक करेगा, और FeBr3 के साथ अटैक करा तो यहाँ पर लोन पेयर होगा। अब ये लोन पेयर आपका यहाँ अटैक करेगा, अब यहाँ अटैक करेगा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना लेगा एक। देखते हैं बच्चों कैसे बनाएगा, FeBr, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, Br प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा FeBr3, यहाँ पर पार्शियल माइनस। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, Br प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा FeBr4 माइनस। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। ठीक है, माइनस चार्ज के साथ आपका ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर बात को समझने वाला ये है कि स्टेप फर्स्ट हमारा है क्या। स्टेप फर्स्ट को हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर मैंने किसका जनरेशन कर लिया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जैसे ही मैंने जनरेट किया, तभी तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। स्टेप सेकंड क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देगा बच्चों, बेंजीन आपका इसको क्या देगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका बनेगा ये Br यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर H होगा ही सही बच्चों, जैसा कि मैंने उसमें बताया था मैकेनिज्म में। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पार्शियल प्लस। अब इस पार्शियल प्लस पे कौन आके जुड़ेगा बच्चों, FeBr4। इस तरीके से आपका अटैच आपका हो जाएगा। सिंपली बताया बच्चों मैंने, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आगे का स्टेप होगा हमारा क्या होगा बच्चों, आगे के स्टेप में ये H आपका रिमूव होगा, H आपका इलेक्ट्रोफाइल हटेगा। अब जैसे ही H आपका इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका जैसे ही H इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, Br, और साथ में क्या निकल जाएगा FeBr3। यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों आपका FeBr3, और साथ में ध्यान से समझना, यहाँ से जो H निकला और यहाँ पर Br4 माइनस चार्ज के साथ, मतलब एक Br ज्यादा है, वो आपका साथ में क्या बना लेगा बच्चों, HBr। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैकेनिज्म को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक Br के साथ जुड़ के आपका HBr बना लेगा। नाउ आपका FeBr3 कैटलिस्ट के फॉर्म में वैसा का वैसा निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन का आपका फॉर्मेशन हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लेंगे बच्चों, कैटलिस्ट हम क्या लेंगे, लुइस एसिड लेंगे। ठीक है, या फिर आपको एल्यूमिनियम Cl, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी मिल सकता है,
या फिर AlBr3 भी मिल सकता है, या फिर इसी की जगह FeBr3 भी मिल सकता है, और यहाँ पर FeCl4 भी मिल सकता है, ठीक है, FeCl3 भी मिल सकता है। तो अब हम इन सबको कैटलिस्ट लेंगे, और जो कैटलिस्ट आपका होगा वो कौन से कंडीशन का होना चाहिए बच्चों? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कंडीशन का आपका होना चाहिए। अब कैटलिस्ट अगर आपका एनहाइड्रस कंडीशन का होगा तो एनहाइड्रस कंडीशन का क्यों होता है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो आपका एनहाइड्रस कंडीशन का क्यों होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एनहाइड्रस FeBr3 लेने का हमारा यहाँ पर क्या रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर रीजन है। तो देखते हैं एनहाइड्रस FeBr3 हमने क्यों लिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर मैंने हाइड्रेटेड FeBr3 लिया होगा, क्या लिया था बच्चों, अगर मैंने if we will take hydrated FeBr3, ठीक है, अगर मैं हाइड्रेटेड FeBr3 लूंगा तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Br प्लस बाय दिस, वो आपका क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफाइल के साथ आपका अटैच होगा, ना कि आपका बेंजीन के साथ अटैच होगा। इसको किसके साथ अटैच होना चाहिए बच्चों, बेंजीन के साथ होना चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर हाइड्रेटेड कंडीशन में होगा तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो H2O मॉलिक्यूल से अटैच होगा, ना कि आपका किससे अटैच होगा, बेंजीन से अटैच नहीं होगा। इसीलिए हमको यहाँ पर कौन सा लेना पड़ता है बच्चों, एनहाइड्रस कंडीशन लेना पड़ता है, ठीक है। एनहाइड्रस कंडीशन का रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और भी अदर मेथड है इसको हेलोजिनेशन कराने के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको हेलोजिनेशन को कराना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं अगला सेकंड, हेलोजिनेशन बाय HOCl या फिर HOBr, ठीक है। इन सब के प्रेजेंस में भी हम इसका हेलोजिनेशन करा सकते हैं। अब हम इन सब के प्रेजेंस में किस तरीके से हेलोजिनेशन कराएंगे बच्चों, अब हम समझते हैं। देखो HOCl और HOBr, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने एसिड लिया HX, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिया कोई H2O, अगर H2O के साथ अगर मैं H2X2 की रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, हमारा HOX, हाइपोहेलस एसिड, क्या मिल जाएगा बच्चों, हाइपोहेलस एसिड। अब ये क्या होता है बच्चों, इसका नाम हम बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, इसका नाम क्या होगा बच्चों, हाइपोहेलस एसिड। अब यहाँ पर हमारा हाइपोहेलस एसिड होगा, एक्चुअली हाइपोहेलस एसिड होता क्या है, हाइपोहेलस एसिड का काम होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपका हाइपोहेलस एसिड क्या करेगा बच्चों, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मेरे पास क्या कर दिया बच्चों X प्लस, यहाँ पर आपका हेलोजन को X प्लस को करेगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे HOCl और साथ में क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर HOBr, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे HOCl और यहाँ पर क्या लेंगे HOBr, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म हमारा क्या होगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमारा क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर किसको जनरेट कर लिया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को हमने यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन है। अब देखो बेंजीन आपका किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ पर Br प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर आपका Cl प्लस भी हो सकता है, किसी के साथ आपका रिएक्ट कर जाएगा बेंजीन। बेंजीन में अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके सबसे पहले क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पर Br, और यहाँ पर आपका Cl भी लिख सकते हो। मैं अभी Br के केस में बता रहा हूँ, Cl के केस में आप लोग बच्चों खुद लिख के एक बार कोशिश करना ताकि आपको मैकेनिज्म याद हो जाए, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर हमने इसको समझ लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस तरीके से आपका एरिनियम आयन इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको, यहाँ पर हमारा H निकला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ब्रोमीन। तो आई होप कि यहाँ से आपको वो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन आपका
हो चुका है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे मूव करते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे की आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन, ये आपका होगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है कि मैंने यहाँ पर आपको FeBr3 के साथ भी बताया है और यहाँ पर मैंने आपको HOCl और HOBr के साथ भी बताया है। नाउ हम समझेंगे आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन। तो आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन हम किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन करने के लिए हम साथ में क्या लेंगे बच्चों, HNO3। अब मैं यहाँ पर HNO3 लूंगा तो HNO3 के साथ क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया I+। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका NO2 और यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका OH-। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये मैंने क्यों किया, इसका रीजन समझते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हो कि बच्चों कि आयोडीन आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मुझे कोई ना कोई क्या लेना पड़ेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर HNO3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया होता तो क्या होता बच्चों, जो आपका बेंजीन बेंजीन आयोडीन बनता, आयोडो बेंजीन बनता, वो तुरंत आपका फिर से कन्वर्ट किस में हो जाता बच्चों, I2 में, I2 में कन्वर्ट होता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर HNO3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब HNO3 मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में अगर मैंने नहीं लिया होता तो आपका आयोडो बेंजीन तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाता बच्चों, आपका फिर से वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एल्काइल हैलाइड में बताया होगा। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं यहाँ पर कि कैसे होगा। ठीक है, ये आपका क्या जनरेट हो गया बच्चों, यहाँ से आपका जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। नाउ अब पुराने वाले रिएक्शन को ही आपको फिर से फॉलो करना है। ठीक है, पुराने वाले रिएक्शन को कैसे बच्चों, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन का काम क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रो यहाँ पर बेंजीन का काम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना। अब बेंजीन यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा, आयोडीन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, आयोडीन को डोनेट करेगा। आप देखो बेंजीन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आयोडीन को डोनेट करेगा तो कैसे करेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी रिएक्शन है। देखो इस तरीके से डोनेट किया तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा आयोडीन और यहाँ पर आपका क्या होगा, पार्शियल प्लस, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये आपका क्या बना लेगा बच्चों, सबसे पहले एरिनियम आयन। ठीक है, दिस स्टेप इज अ वेरी स्लो स्टेप। तो इसको इक्विलिब्रियम में भी आप लिख सकते हो, अगर इक्विलिब्रियम में ही लिखना चाहिए वैसे। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करते ही यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा हमारा आयोडो बेंजीन। ठीक है, आयोडो बेंजीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि बेंजीन से आपको हेलो बेंजीन किस तरीके से फॉर्म करना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन और आयोडो बेंजीन भी फॉर्म करेंगे, लेकिन जो फ्लोरो बेंजीन है, फ्लोरो बेंजीन को हम इस मेथड से नहीं कर सकते। तो मैं एक बार इसका कंप्लीटली एक बार मैं इसका समरी आपको लिखवाता हूँ बच्चों। देखो अगर मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कौन कौन से हो गए बच्चों, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, FeBr3 हो या फिर आपका FeCl3 हो या फिर Fe+Br2 हो या फिर आपका क्या हो बच्चों Fe+Cl2 हो। तो इससे भी आपका क्या बन सकता है बच्चों, आपका क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने लिया आपको कैटलिस्ट कौन सा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बताओ, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था बच्चों,
रिएक्शन विद HOCl या फिर HOBr, ठीक है। अगर HOCl और HOBr के केस में बात करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, अगर मुझे आयोडीन के साथ कराना होगा तो आयोडीन प्लस HNO3 अगर मुझे दिया होगा तो आपका क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन, क्या बनेगा आपका यहाँ पर आयोडोबेंजीन। अब हम एक और बार इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखो अगर ये होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या जनरेट होगा बच्चों, Br+, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या जनरेट होगा, Cl+। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला स्टेप ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इलेक्ट्रोफाइल को किस तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है। जहां से हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा बच्चों, Cl+, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, Br+, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा I+, और यहाँ पर जो HNO3 है, HNO3 को हम किसकी तरह लेते हैं बच्चों, HNO3 हमारा यहाँ पर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर जो हमारा HNO3 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी से बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आपको किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने HNO3 नहीं लिया होता, तो अगर मैं HNO3 नहीं लिया होता तो क्या होता बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये आयोडोबेंजीन तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता, बेंजीन में, और तुरंत यहाँ पर क्या बन जाता बच्चों आपका, यहाँ पर HI बन जाता। क्यों, क्योंकि क्योंकि क्या होता बच्चों, क्योंकि ये आपका I- अच्छा क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ये आपका तुरंत आपका सॉरी यहाँ पर I2 में कन्वर्ट हो जाता। इफ we can't if we will not take HNO3, अगर मैं HNO3 नहीं लेता तो ये आपको तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता बच्चों, बेंजीन में। तो आई होप कि आपको हेलोजिनेशन वाला पार्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम अगले लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड में डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उसका डाई एजोनियम सॉल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में बताऊंगा नाउ। फिर मैं उसके सेंडमेयर रिएक्शन या फिर आपके गेटरमैन रिएक्शन के बारे में काफी डिटेल में जाऊंगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पर बच्चों अगर किसी भी टाइप का अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके डाउट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।